हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल श्री श्याम क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम सेट मेन एग्जाम के ग्रुप 6 अकाउंटिंग जॉब के टॉपिक नंबर सेकंड माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है मीनिंग एंड नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, और इसके साथ ही हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आज का लेक्चर हमारा ये अच्छा रहने वाला है। देखिए, नेक्स्ट लेक्चर की स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज द सब्जेक्ट मैटर दैट फोकस ऑन द rational management of the scarce resources in a manner that the individual maximize their economic gains at a micro level। पहले हम माइक्रो लेवल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। माइक्रो लेवल का मीनिंग हमारा होता है कि हमारे पास जो एक व्यक्ति है या एक इंडिविजुअल है वो किस तरीके से अपने स्कार्स रिसोर्सेज को मैनेजमेंट करता है। यानी रेशनल मैनेजमेंट का मतलब कि वो अपने स्कार्स रिसोर्सेज को कहाँ यूज करना चाह रहा है। जितने भी अल्टरनेटिव उसके पास में होते हैं उन अल्टरनेट के वो प्लस पॉइंट्स को और माइनस पॉइंट को एनालाइज करने के बाद डिसीजन लेता है कि मैंने उसको कहाँ यूज करना है, ताकि क्या उसका जो प्रॉफिट है, उसका जो इकोनॉमिक गेन है वो क्या हो सके, मैक्सिमम आ सके। और दूसरा जो सोसाइटी मैक्रो लेवल पे बात करते हैं, एंड द सोसाइटी मैक्सिमाइज इट्स वेलफेयर एट द मैक्रो लेवल। और सोसाइटी के लेवल पर क्या होता है, वो मैक्रो लेवल पर यानी कि पूरे ग्रुप के लेवल पर क्या सोचते हैं कि पूरे ग्रुप का वेलफेयर किस तरीके से इंक्रीज होगा, यानी कि ईच एंड एवरी पर्सन को ग्रुप के अंदर ईच एंड एवरी फैसिलिटीज अवेलेबल हो जाए, तो इस बारे में सोचा जाता है। तो इकोनॉमिक्स यही सोच रहा है माइक्रो लेवल पर भी, यानी कि एक इंडिविजुअल सेंस में भी, और मैक्रो यानी कि ग्रुप लेवल पर भी इस तरीके से सोच रहा है। हमारे लिए जो मैक्रो लेवल रहेगा पूरी कंट्री का रहेगा, यानी कि हम इंडियन इकोनॉमी की बात करेंगे यहाँ पर। और माइक्रो लेवल की बात कर रहे हैं तो एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री, एक फर्म, एक बिजनेस की बात की जा सकती है, उसकी प्रॉब्लम को यहाँ डिस्कस करेंगे। इंडिविजुअल का मतलब यहाँ एक स्पेसिफिक फर्म से है, स्पेसिफिक बिजनेस से है, जो अपने साधनों को, स्कार्स रिसोर्सेज को यूज करते हुए अपने गेन्स को इंक्रीज करता है। अब स्कार्स रिसोर्सेज का मीनिंग क्या है, ये मीनिंग आप क्लियर कर लीजिए। स्कार्स रिसोर्सेज का मीनिंग होता है कि आपके पास ऐसे साधन या ऐसे रिसोर्सेज जिनकी डिमांड ज्यादा है और आपके पास वो रिसोर्सेज कम है। इसका एग्जाम्पल आप मनी के वे में ले सकते हैं कि हमारे पास जो मनी होती है हमेशा हमें उसकी ज़रूरत ज़्यादा होती है, और हम एक्सपेंडिचर करने के लिए हमारे पास में उसके लिए अल्टरनेटिव बहुत सारे होते हैं। यानी हम क्या करना चाहते हैं, उससे मकान भी लेना चाहते हैं, एजुकेशन भी लेना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास इतना धन नहीं होता कि हम अपनी सारी ज़रूरतें पूरी कर पाएँ। तो ऐसे जो भी रिसोर्सेज हैं जिसकी डिमांड ज़्यादा है एज कम्पेयर टू देयर सप्लाई, उसकी सप्लाई हमारे पास कम है, तो उन्हें हम स्कार्स रिसोर्सेज के में काउंट करेंगे। आई थिंक इंग्लिश में समझ में आ गया। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट देखें, अर्थशास्त्र एक ऐसी विषय वस्तु है जो दुर्लभ साधनों के तर्कसंगत प्रबंध को केंद्रित करती है। अब दुर्लभ साधन वे साधन होते हैं जिसकी डिमांड यानी कि जिसकी जरूरत हमें ज्यादा है और हमारे पास वो साधन कम मात्रा में है। इसका एग्जाम्पल हम धन से या पैसों से ले सकते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के पास पैसे क्या है, कम होते हैं, और वो उनको खर्च अलग अलग जगहों पर करना चाहता है। जैसे कि एक व्यक्ति सूक्ष्म स्तर पर अपने लाभ को अर्जित कर अधिकतम करना चाहते हैं, क्योंकि देखो जब कोई व्यक्ति बिजनेस करने जाता है या फिर कोई व्यक्ति खर्च करने जाता है तो वो अपने पैसों को इस तरीके से खर्च करना चाहता है ताकि उसके लाभ उसे अधिकतम मिल सके, उसको अधिकतम लाभ या अधिकतम बेनिफिट उसको आ सके। तो इंडिविजुअल लेवल पर या फिर एक व्यक्तिगत लेवल पर हम अगर बात करें तो हम माइक्रो लेवल की इकोनॉमिक्स की बात कर रहे होते हैं, सूक्ष्म स्तर पर अर्थशास्त्र की बात कर रहे होते हैं। और जब हम बात करते हैं वृहद स्तर पर यानी कि मैक्रो लेवल के ऊपर, तो हम पूरे ग्रुप के कल्याण की बात करते हैं, पूरी सोसाइटी, पूरे समाज की बात कर रहे होते हैं। और यहाँ इकोनॉमिक्स में जो वृहद लेवल है वो हमारा इकोनॉमी पूरे देश का लेवल आता है, जिसे हम इंडियन इकोनॉमी के वे में काउंट करेंगे। तो आई थिंक हमारे पास ग्रुप के लेवल पर हमें क्या करना है, पूरे समाज के कल्याण को देखना है कि पूरे समाज के पास में उसकी हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशन फैसिलिटीज वगैरह प्रॉपर वे में उसे मिल रही है या नहीं मिल रही। अब हम सेकंड टॉपिक डिस्कस करेंगे, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स में हम डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक्स इज रिगार्डेड एज सोशल साइंस। हमारे पास इकोनॉमिक्स क्या है, एक सामाजिक विज्ञान है, क्योंकि ये क्या करता है, ह्यूमन बीइंग से लिंक है। इट स्टडीज हाउ द पीपल इन द इकोनॉमी एम्प्लॉय ऑलरेडी स्कार्स रिसोर्सेज विद और विदाउट यूजिंग ऑफ मनी। क्योंकि ये क्या अध्ययन कर रहा है कि हमारे पास जो लोग हैं इकोनॉमिक में, एक देश के अंदर, वो अपने स्कार्स रिसोर्सेज यानी कि जो दुर्लभ साधन है, ये जो
जिसकी डिमांड ज़्यादा है उनको किस तरीके से वो प्रयोग करते हैं। तो इकोनॉमी हमें यही बताती है कि वो उन साधनों को कैसे प्रयोग करके क्या चीज़ प्रोडक्शन कर रहे हैं, या फिर क्या चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं, या फिर क्या चीज़ बाय करने जा रहे हैं। हेंस द यूज ऑफ द स्कार्सिटी विद अल्टरनेट यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग, बाइंग एंड कंजम्पशन ऑफ द गुड एंड सर्विसेज। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि स्कार्स रिसोर्सेज के बहुत सारे यूजेज होते हैं। इन मैन्युफैक्चरिंग वो क्लॉथ इंडस्ट्री लगा सकता है, आपके पास में आयरन की इंडस्ट्री लगा सकता है, मैंने मेडिसिन की इंडस्ट्री लगा सकता है। तो किस इंडस्ट्री को के अंदर कौन सी फैक्ट्री वो लगाए, ये हमें सोचना पड़ता है। इकोनॉमिक्स के अल्टरनेटिव यूज के बेस पे स्कॉलरशिप कहाँ लगाए, बाइंग किन किन वस्तुओं और सेवाओं को बाइंग करे, और कौन सी वस्तुएं वो कंज्यूम करे। क्योंकि देखो एज ए कंज्यूमर के लेवल पे बात करें तो हम कंजम्पशन की बात कर रहे होंगे, और जब हम मैन्युफैक्चरर की बात करें तो हम मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे होंगे भी, कौन सी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगाए। और जब बाइंग और सेलिंग की बात करते हैं तो हमें देखना होता है कि हम किस चीज़ को बाय करें, क्या ना सेल करें। तो ये स्कार्स रिसोर्सेज के रिलेटेड में हमें क्या करना पड़ता है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, यानी कि हमें क्या करना पड़ता है, चुनाव करना पड़ता है किस जगह हमें अपने स्कार्स रिसोर्सेज को यूज करना है। तो इकोनॉमिक्स मेनली इसी चीज को डील करके चलता है। अब हिंदी मीडियम के बच्चे देखिए, अर्थशास्त्र की प्रकृति, अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान माना जाता है क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग यानी कि मानव प्राणी से लिंक है। यह अध्ययन करता है कि कैसे एक अर्थव्यवस्था के लोग, जो लोग एक अर्थव्यवस्था एक देश में रह रहे हैं, वो किस तरीके से अपने दुर्लभ साधनों को पैसों के साथ या पैसों के बिना, क्योंकि जो मनी होता है, जो पैसे होते हैं, ये सिर्फ क्या है, विनिमय करने का माध्यम है। तो कुछ जगह हम क्या करते हैं, गाँव के अंदर देखा हुआ, हम सामान के बदले सामान एक्सचेंज कर लेते हैं, जैसे कि गेहूं के बदले चना वगैरह कई बार एक्सचेंज कर लेते हैं। तो वो बिना पैसों के एक्सचेंज हो गया। और हम अगर शहरों की बात करें तो यहाँ पैसों के देकर हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सामान को या किसी भी सेवा को बाय सेल कर सकते हैं। तो दुर्लभ साधनों का प्रयोग हम निर्माण में, खरीद में और वस्तुओं तो सेवाओं की खपत यानी कि खाने पीने के लिए कर सकते हैं। अब हमारे पास जो साधन होते हैं उसको हम किसी भी तरह के निर्माण करने में, हो सकता है हम इसको क्लोथ की फैक्ट्री यानी कपड़े की बिजनेस में बनाने में लगा दें, हो सकता है हम इसे दवाइयाँ बनाने की फैक्ट्री बनाने में लगा सकते हैं। तो एज ए मैन्युफैक्चरर वो निर्माण के रूप में देखेगा, उत्पादक के रूप में। खरीद को जब हम मार्केट में जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि हम किस चीज़ की को खरीदें और किस चीज़ को ना खरीदें। तो धन से हम क्या कर सकते हैं, उन चीज़ों को खरीदने की कोशिश करते हैं। और वस्तु और सेवाओं की खपत के लिए, क्योंकि देखो जब हम कंज्यूमर के में बात करते हैं, उपभोक्ता के में बात कर रहे होते हैं, तो हम शहर में जब जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि बाजार में जाकर आज हमें कुछ खाना है तो हम क्या खाएं। हमें चॉइस कर रहे होते हैं कि अगर मिठाई लेनी है तो हम अपने सोर्सेज को देखते हुए चुनाव करते हैं कि हम रसगुल्ले की मिठाई लें या फिर हम किसी बर्फी की मिठाई लें। अगर हमारे पास रिसोर्सेज ज़्यादा है तो हम क्या कर सकते हैं, अपने टेस्ट के हिसाब से उनका चुनाव करेंगे। तो अगर रिसोर्सेज ज़्यादा हो हमारे पास तो हम ज़्यादा वस्तुओं का चुनाव कर पाएंगे, और अगर कम रिसोर्सेज रहेंगे तो हम क्या करेंगे, अपने रिसोर्सेज को, अपने लिमिट को उस चुनाव तक फिक्स करके चलेंगे। आई थिंक आपको अर्थशास्त्र की प्रकृति समझ में आ गई। नेक्स्ट पॉइंट इसका डिस्कस करते हैं, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर हमारे पास में जो पार्ट दिए हैं वो 3 हैं। इकोनॉमिक्स एज ए साइंस एंड आर्ट, इकोनॉमिक्स क्या है, एक विज्ञान भी है और एक कला भी है। इकोनॉमिक्स एज ए सोशल साइंस जो हम डिस्कस कर चुके। इकोनॉमिक्स क्या है, सोशल साइंस कैसे, क्योंकि ह्यूमन बीइंग से लिंक है और ह्यूमन बीइंग अपने बेस पे डिसीजन लेता है। इकोनॉमिक्स इज बोथ एक पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव साइंस। इकोनॉमिक्स क्या है, आपका सकारात्मक और मानक विज्ञान या सामान्य विज्ञान भी है। इकोनॉमिक्स एज ए साइंस, साइंस कैसे होता है आप ये देखिए। इट इज ए साइंस इन दिस सेंस, किस सेंस में साइंस है, इट इज ए सिस्टमेटिक नॉलेज ड्राइव्ड फ्रॉम स्टडी, साइंटिफिक स्टडी, ऑब्जर्वेशन एंड सॉरी एंड एक्सपेरिमेंटेशन बेस्ड ऑन साइंटिफिक मेथड। ये साइंस इस तरीके से है क्योंकि हमारे पास इकोनॉमिक्स की अपने पास इकट्ठी की हुई क्या है, नॉलेज है, जो किसके थ्रू अचीव की है हमने, ऑब्जर्वेशंस के थ्रू, साइंटिफिक स्टडी के थ्रू, एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू। इसी तरीके से हम हिंदी मीडियम के बच्चे देख लेते हैं कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है। इस एक विज्ञान कैसे है कि इसमें वैज्ञानिक पद्धतियों यानी प्रयोगों पर आधारित करके, प्रयासों पर आधारित करके हमने क्या करा है, ज्ञान को अर्जित किया है। क्योंकि साइंस में क्या होता है, सिस्टमेटिक नॉलेज होती है जो हमारे इकोनॉमिक्स की भी है, जो हमने अचीव कर ली है, इसलिए हमारी इकोनॉमिक्स क्या है, एक साइंस है। और एज एन आर्ट्स, अगर हम आर्ट्स के बारे में बात करें तो हमारे पास ये आर्ट्स किस तरीके से है, तो इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट, इकोनॉमिक्स आर्ट कैसे है, क्योंकि जो नॉलेज हमने एज ए साइंस अचीव की थी, इस नॉलेज को हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकली
हमारे पास जो प्रॉब्लम्स आएंगी कि हमें क्या बनाना है, व्हाट इज टू बी प्रोड्यूस, फॉर वांट टू बी प्रोड्यूस एंड हाउ इट इज टू बी प्रोड्यूस, इनका आंसर फाइंड आउट करने के लिए ह्यूमन बीइंग क्या करेगा, इस नॉलेज को जो इकोनॉमिक्स के वे में उसने नॉलेज इकट्ठी की उनको अपने तरीकों से यूज करेगा। और ईच एंड एवरी इंडिविजुअल का जो सोचने का तरीका है वो अलग अलग हो सकता है। तो इसलिए जब वो साइंस की जो नॉलेज है उसको इकट्ठा करके यूज करेगा तो उसका यूज करने का तरीका अलग अलग होगा, तो वो हमारा आर्ट्स में होगा और उसका रिजल्ट भी क्या हो सकता है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफरेंट हो सकता है। तो मेन जो हमने लास्ट निकाला इन शॉर्ट, तो इट इज ए साइंस इन मेथोडोलॉजी। जब हम इसके जो नॉलेज की बात करेंगे तो ये साइंस है। एंड एन आर्ट, इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट इन इट्स एप्लीकेशन। लेकिन जब हम इसका अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में प्रयोग कर रहे होंगे तो ये क्या बन जाएगी, एप्लीकेशन बन जाएगी। हिंदी मीडियम के बच्चे देखते हैं अर्थशास्त्र एक कला कैसे है। अर्थशास्त्र एक कला भी है क्योंकि कला में दिए गए अंत की प्राप्ति के लिए नियमों की एक प्रणाली है। अर्थशास्त्र की कई शाखाएं हैं जो आर्थिक समस्या के समाधान के लिए व्यवहारिक मार्गदर्शन का प्रदान करती है। क्योंकि इसने बताया कि हमारे पास जो अर्थशास्त्र है इसमें कुछ ज्ञान हमें जो इकट्ठा हुआ हुआ था वो ज्ञान साइंस के में हमने इकट्ठा किया था, और उस ज्ञान को हम क्या करते हैं, क्या बनाए, किसके लिए बनाए और कैसे बनाए, इन क्वेश्चनों का आंसर पता करने के लिए हर व्यक्ति क्या करता है, हर इंडिविजुअल, हर एक फर्म अपने हिसाब से सोचती है, उसका अपना एक दृष्टिकोण होता है और अपने साधनों को ध्यान में रखते हुए वो मैक्सिमम प्रॉफिट करने के लिए अपना डिसीजन लेती है। तो हर इंडिविजुअल के डिसीजन लेने की क्षमता अलग अलग है, वो अपने हिसाब से डिसीजन लेगा, इसलिए उनका जो अंत परिणाम होगा वो भी अलग अलग होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास एक अर्थशास्त्र जो है, अगर ज्ञान के में बात करें तो वो विज्ञान है, लेकिन जब हम इस ज्ञान का प्रयोग अपनी वास्तविक समस्याओं को समझ वो सुलझाने के लिए करते हैं तो हमारे पास इकोनॉमिक्स क्या बन जाता है, कला के वे में काउंट किया जाएगा। तो हमारा आंसर आना चाहिए इकोनॉमिक्स और साइंस हमारे पास नेचर के वे में दोनों में। ये हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट हम पार्ट डिस्कस करेंगे, इकोनॉमिक्स इज बोथ पॉजिटिव और नॉर्मेटिव साइंस। ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, देख डिस्कस करते हैं इसको। पॉजिटिव साइंस। अब पॉजिटिव साइंस का मीनिंग क्या है, देखिए, इट ओनली डिस्क्राइब व्हाट इट इज। ये कहता है कि रियलिटी में क्या बनाया हुआ है, ये सिर्फ इसके बारे में ध्यान फोकस करता है। एंड पॉजिटिव साइंस डज नॉट इंडिकेट व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड टू द सोसाइटी। ये यह नहीं बताता कि क्या हुआ, क्योंकि देखो हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इसमें कुछ ना कुछ डाटा हम क्या करते हैं, इकट्ठा कर रहे होते हैं। जैसे कि हम अगर मैं बात करूं पास्ट की, तो लास्ट 22-23 जो हमारे पास फाइनेंशियल ईयर गया 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 2023 तक, तो उस कंडीशन में हमारे पास हमारी जो नेशनल इनकम रहेगी वो पॉजिटिव साइंस का डाटा होगा कि हमारी नेशनल इनकम क्या रही। ये नहीं बताएगा कि इसे सोसाइटी के लिए अच्छी रही या फिर खराब रही, कम रही या ज़्यादा रही, इसके बारे में ये कोई स्टेटमेंट प्रोड्यूस नहीं करेगा। इसके अगेंस्ट हम ये देखते हैं कि सकारात्मक विज्ञान बताता है कि क्या है, रियलिटी में क्या फैक्ट निकल कर आए हैं। ये नहीं बता रहा कि समाज के लिए अच्छा रहा या बुरा रहा। और नॉर्मेटिव साइंस क्या होता है, इट मेक डिस्टिंक्शन बिटवीन द गुड एंड बैड। ये गुड और बैड के डिफरेंस को लेकर चलेगा। इट प्रिस्क्राइब व्हाट शुड बी डन टू प्रमोट ह्यूमन वेलफेयर। ये बताता है कि हमें क्या करना चाहिए ताकि ह्यूमन वेलफेयर बढ़े। एंड नॉर्मेटिव साइंस प्रिस्क्राइब व्हाट इज ought टू बी, और ये बताता है कि अदर्स कंडीशन में किस तरीके से हम अपने रिसोर्सेज को यूज करें ताकि हमारा डिजायर्ड रिजल्ट निकल कर आए। यानी कि ये हमारे फ्यूचर की सोच को बताता है, एक आइडियल कंडीशन को शो कर रहा होता है। अब हिंदी मीडियम के बच्चे देख लीजिए, ये अच्छे और बुरे के भेद को बता रहा है। कौन सा, नॉर्मेटिव साइंस यानी सामान्य विज्ञान या मानक विज्ञान। यह निर्धारित करता है कि मानव कल्याण को बढ़ावा देने के लिए क्या करना चाहिए और हमें क्या डिसीजन एक आदर्श सिचुएशन के लिए लेकर चलने चाहिए। अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करें तो ये पूछ सकता है नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर हमारे पास क्या ये पॉजिटिव साइंस है, नॉर्मेटिव साइंस है या बोथ है। तो हम इसको बोथ के अंदर आंसर क्लिक करेंगे, वो आंसर हमारा ये हो जाएगा। और सेकंड अगर हम क्वेश्चन देखें तो ये पूछ सकता है कि हमारे पास में गुड और बैड का डिफरेंस या अच्छे बुरे का भेद कौन सी साइंस कर रही है। तो इकोनॉमिक्स एज ए नॉर्मेटिव साइंस क्या कर रही होती है, इस भेद को डिस्कस कर रही होती है। आई थिंक आप ये लेक्चर भी समझ गए होंगे। लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, जो हमारा मेन टॉपिक इसमें है। तो स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स में हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स आ जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स भी आ जाएगा। नेक्स्ट इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स आएगा, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, अर्बन एंड रूरल इकोनॉमिक्स। ये थोड़ा थोड़ा सा मैं यहाँ डिस्क्राइब कर देता हूँ, फिर माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स जो हमारे सिलेबस का पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।
माइक्रो और मैक्रो हम नेक्स्ट शीट पर डिस्कस करते हैं। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि आज हमारे पास में जो कंट्रीज हैं वो क्या कर रही हैं, दूसरी कंट्रीज के साथ व्यापार कर रही हैं। तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की महत्वता बढ़ गई है। हम लोग क्या कर रहे हैं, दूसरी कंट्री के साथ में ट्रेड करते हैं, तो वहां से बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का पार्ट में काउंट कर देंगे उसको। जब हम क्या कर रहे हैं, फॉरेन ट्रेड की डिस्कशन कर रहे हैं, तो क्योंकि दो कंट्रीज इन्वॉल्व हो गई, तो इसलिए वो क्या होगा, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के टॉप स्कोप के अंदर फॉल करेगा। फिर हम कर रहे हैं डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास 2 वर्ल्ड वार हो चुके हैं। तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में अधिकतर कंट्रीज क्या कर रही थी, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए वर्किंग कर रही थी, अपने सोर्सेज को ग्रोथ करना चाह रही थी, डेवलपमेंट कर रही थी। तो उसको हम अगर उन इकोनॉमिक्स की हम स्टडी कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की बात कर रहे होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि आज टेक्नोलॉजी इंक्रीज होती चली जा रही है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी इंक्रीज करने के साथ साथ इकोनॉमिकल एनवायरमेंटल बैलेंस को एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं हमारा एनवायरमेंटल क्या हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है। कहीं ना कहीं एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन वगैरह इंडस्ट्री के थ्रू इंक्रीज होता चला जा रहा है। तो हमें जब इकोनॉमिक्स को डिस्कस करते समय इन प्रॉब्लम को डिस्कस करना पड़ता है, किस तरीके से इन्वायरमेंटल को पोल्यूटेड होने से बचाया जा सके, इसका बैलेंस स्टेब्लिश किया जा सके। तो हम क्या कर रहे होते हैं, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स की डिस्कशन कर रहे होते हैं। अर्बन एंड रूरल इकोनॉमिक्स, क्योंकि इकोनॉमिक्स के अंदर क्या है हमारे पास, अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें, तो हमारे पास जो हमारी पॉपुलेशन है अभी भी क्या है, रूरल इकोनॉमी यानी गांव से बिलोंग कर रही है और शहरों से भी बिलोंग कर रही है। जब हम गांव के बारे में डिस्कशन करते हैं, वहाँ की लाइव इंजीनियरिंग स्टाइल क्या है, वो क्या गुड्स एंड सर्विसेज को बाय सेल कर रहे हैं, और हमारे पास जो अर्बन एरियाज है, ये यहाँ रहने वाले पीपल किस चीज़ को खरीदते हैं, किस चीज़ को बेचते हैं। तो उन पॉइंट्स को जब हम डिस्कस कर रहे होते हैं, उनकी प्रॉब्लम को जब हम डिस्कस करते हैं, तो वो मैटर हो जाता है अर्बन एंड रूरल इकोनॉमिक्स का। रियलिटी में कंसेप्ट क्या है, ये सभी के सभी क्या है, मैक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में कवर हो जाते हैं। लेकिन ये क्या, क्लासिफिकेशन के डिफरेंट डिफरेंट वेयर्स स्पेयर्स हैं। हमने क्या कर रखा है, अलग अलग तरीकों से इनको वर्गीकृत किया हुआ है। तो हमारे पास स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स के पार्ट्स आ गए। जो इसके मेन पार्ट्स हैं हम उसको डिस्कस करने वाले हैं, वो देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, ये देखिए। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये क्या है, चुनाव की समस्या है। हमें क्या करना होता है, हमारे जो स्केर्स रिसोर्सेज है उनको यूज करना होता है। और स्कार्स रिसोर्सेज का मीनिंग क्या है, क्योंकि रिसोर्सेज एक तो कम है, और सेकंड पॉइंट दे हैव अल्टरनेटिव यूजेस, और उसके क्या है, कहीं ना कहीं दूसरे यूज भी हैं। एक एग्जांपल ले सकते हैं कि हम मिल्क को अगर यूज करना चाहें, तो मिल्क के बहुत सारे यूज हैं। हम उसको चाय बनाने में यूज कर सकते हैं, मिठाई बनाने में यूज कर सकते हैं, या फिर पनीर बनाने में यूज कर सकते हैं। तो एक कार सोर्सेज के बहुत सारे यूज हमारे जिंदगी में हो सकते हैं। तो प्रॉब्लम वहीं आती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, की एक तो सोर्सेज कम है और दूसरे उसके अल्टरनेटिव यूज भी हैं। हिंदी मीडियम के बच्चे देख लीजिए, आर्थिक समस्या क्या है। आर्थिक समस्या का मतलब है कि हमारे पास पसंद या साधनों के बंटन की समस्या, कि हम अपने साधनों को कहाँ लगाएं, क्योंकि धन हमारे पास में कम मात्रा में है, तो हम इसको कहाँ खर्च करें। साधन दुर्लभ भी हैं और उसके वैकल्पिक प्रयोग भी हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करते हैं, प्रॉब्लम हमने डिस्कस कर ली। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी होती क्या क्या है, क्योंकि इकोनॉमिक से जुड़ा हुआ है, तो कुछ बेसिक टर्म्स आपको पता होना चाहिए। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटी विच आर रिलेटेड टू द यूज ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। जो साधन हमारे पास स्कार्स हैं, स्कार्स रिसोर्सेज हैं, उनको हम कहाँ यूज करेंगे। प्रोडक्शन करने के लिए यूज कर सकते हैं, मेनली कंजम्पशन के लिए। प्रोडक्शन यानी कुछ ना कुछ आप वैल्यू इंक्रीज करेंगे। कंजम्पशन, आप कुछ ना कुछ वैल्यू को कंज्यूम करके अपने सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट, कहीं ना कहीं आपने प्रॉफिट मेकिंग के लिए अपने मनी को कहीं एक्सपेंस किया हुआ है। एक्सचेंज, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, मनी देकर कुछ ना कुछ गुड्स या सर्विसेज को प्राप्त कर रहे हैं। तो ये एक्सचेंज, ये हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं। तो आर्थिक गतिविधियां वे गतिविधियां हैं जो दुर्लभ साधनों के प्रयोग से के साथ की जाती है, जैसे कि उत्पादन हो गया, कुछ चीज को बनाना, उपभोग हो गया, किसी चीज को कंज्यूम करना यानी प्रयोग करना, निवेश, धन कमाने के उद्देश्य से आपने किसी पैसे को खर्च करना, विनिमय, किसी सामान या वस्तु को खरीद कर लेके आना। तो हम अब डिस्कस कर रहे हैं मेन टॉपिक, माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम रिलेटिंग टू द इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। अब इसने क्लियर कर दिया कि माइक्रो लेवल पर हम एक इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट की बात कर रहे होंगे, उसकी प्रॉब्लम को डिस्कस
कर रहे होंगे, लाइक कंज्यूमर और ए प्रोड्यूसर। क्योंकि देखो अगर एक कंज्यूमर यानी कि जो अगर वो बाय करने जाता है तो वो अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करेगा कि मैं क्या खरीदूं, मेरे पास इतने पैसे हैं। और प्रोड्यूसर के वे में बात करें तो प्रोड्यूसर ये सोच रहा होगा कि मेरे पास में जो लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, इसको मैं किन चीज की प्रोडक्शन में लगाऊं। तो प्रॉब्लम ऑफ द रिसोर्सेज एलोकेशन इज द मेन माइक्रो इकोनॉमिक इश्यू। भी हम अपने रिसोर्सेज को किस जगह लगाएं। कंज्यूमर तो क्या सोच रहा है कि मैं अपने साधनों पैसों को कहाँ खर्च करूं, और प्रोड्यूसर ये सोच रहा है कि मैं अपने साधनों को किस चीज के प्रोडक्शन में लगाऊं। ये हमारे पास में माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। तो हिंदी मीडियम के बच्चे देख लीजिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। अर्थशास्त्र का विज्ञान है जो उपभोक्ता या निर्माता जैसी व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों से संबंधित आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करता है। संसाधन आवंटन की समस्या है। इसमें क्या है, एक व्यक्ति ये सोचता है कि मेरे पास में जो पैसे पड़े हैं मेरी पॉकेट में, उनको मैंने कहाँ कहाँ खर्च करना है। और हमारे पास जो निर्माता है यानी मैन्युफैक्चरर है, वो ये सोचता है कि मेरे पास जो जमीन है या मेरे पास जो मैन पावर, मेरे पास लेबर काम कर रही है, उसको मैं किस फैक्ट्री किस चीज की प्रोडक्शन में लगाऊं ताकि मुझको मैक्सिमम क्या हो सके, प्रॉफिट हो, उसका अधिक से अधिक लाभ हो सके। और उपभोक्ता क्या सोच रहा होता है कि मैं पैसों को किस तरीके से खर्च करूं कि उस सामान को खरीदने के बाद मुझे आंतरिक रूप से क्या हो, मैक्सिमम संतुष्टि प्राप्त हो। आई थिंक ये लेक्चर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग समझ गए होंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक एंड शेयर करें। नेक्स्ट पॉइंट, वाइटल कंपोनेंट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के पॉइंट को डिस्कस कर लिया। अब इसमें हम क्या क्या पॉइंट डिस्कस करेंगे वो चीज डिस्कस करते हैं। कौन कौन से टॉपिक माइक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप के अंदर आते हैं। तो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, एक कंज्यूमर किस तरीके से बिहेव करता है। मैंने आपको बताया था पीछे भी कि इट एनालाइजेस हाउ ए कंज्यूमर एलोकेट हिज इनकम। कंज्यूमर के पास में कितनी इनकम है, उसकी पॉकेट में धन कितना है, वो उस इनकम को इस तरीके से बांटता है अलग अलग चीजों के परचेज पर कि उसको मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमम हो जाए। इसी को क्या बोलते हैं, इस चीज को एनालाइज करना ही क्या है, आपका कंज्यूमर बिहेवियर है, जो किसका है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। हिंदी मीडियम में देखें, उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत यह विश्लेषण करता है कि उपभोक्ता अपनी आय को किस प्रकार बांटता है, अलग अलग प्रयोग करता है ताकि उसके जो बेनिफिट है, मिलने वाली संतुष्टि अलग अलग हो जाए। जैसे कि वो कपड़ों पर कितना पैसा खर्च करेगा, शिक्षा पर कितना पैसा खर्च करेगा, या फिर वो अपने हाउसिंग यानी रहने के लिए घर पर कितना पैसा खर्च कर रहा है, कन्वेंस पे कितना पैसा खर्च कर रहा है, खाने पीने पर कितना पैसा खर्च करता है। तो हर उपभोक्ता क्या करता है, अपना इस तरह का बजट बनाकर चलता है ताकि वो अपने किए गए खर्च से क्या कर सके, मैक्सिमम बेनिफिट प्राप्त कर सके। सेकेंड पार्ट है थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूसर बिहेवियर। अब प्रोड्यूसर भी सॉरी प्रोड्यूसर भी क्या करता है, अपने जो स्कार्स सोर्सेज होते हैं उनको अलग अलग क्या बनाए, किसके लिए बनाए, कितना बनाए और कैसे बनाए। हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर वॉम टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, ये सब बातें एक प्रोड्यूसर डिसाइड करता है। वो डिसाइड करता है और इस बात को एनालाइज करना कि प्रोड्यूसर किस तरीके से व्यवहार कर रहा है, किस तरीके से प्लानिंग कर रहा है, वो क्या करता है, प्रोड्यूसर बिहेवियर की थ्योरी काउंट होता है। और वो इन सारे डिसीजंस के थ्रू कोशिश करता है कि उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। हिंदी मीडियम के बच्चे देख लो, निर्माता व्यवहार का मतलब क्या है। एक उत्पादक या निर्माता क्या करता है, अपने रिसोर्सेज को अपनी पसंद के हिसाब से ये सोचता है कि मैं इनको कोई ये डिसीजन लेना है कि मैंने क्या प्रोडक्शन करना है। सबसे पहले ये सोचेगा, फिर सेकंड ये देखेगा कि कितना प्रोडक्शन करना है, सेकंड पॉइंट वो ये डिस्कस करेगा, और थर्ड पॉइंट किस के लिए प्रोडक्शन करना है, फोर्थ पॉइंट ये हो जाएगा, और किस तरह से प्रोडक्शन करना है, यानी कैपिटल इंटेंसिटी यानी लेबर ज्यादा लगाकर प्रोडक्शन करें या धन ज्यादा लगाकर प्रोडक्शन करें। अब वो निर्माता ही अपने उपलब्ध साधनों के हिसाब से इस डिसीजन को लेगा ताकि उसका लाभ क्या हो सके, अधिकतम हो सके। दोनों पॉइंट आपके क्लियर आएंगे, कंज्यूमर थ्योरी और प्रोड्यूसर बिहेवियर थ्योरी, ये दोनों के दोनों माइक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट रहेंगे, क्योंकि हम एक उपभोक्ता और एक उत्पादक के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। थर्ड जो पार्ट आपका बचता है वो है थ्योरी ऑफ प्राइस। अब हमारा थ्योरी ऑफ प्राइस में क्या होता है कि जो गुड और सर्विसेज हमारी बन जाती हैं उनका प्राइजेस कैसे फिक्स हो, ये हमारे पास फैक्टर मार्केट के अंदर होता है। इसी तरीके से हमारे पास में कमोडिटी मार्केट में होता है। इट स्टडीज हाउ द प्राइस ऑफ द गुड्स आर डिटरमाइंड इन द इकोनॉमिक मार्केट, commodity market, and how the price of factor of productions are determined in the factor market। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, आपके लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, फोर फैक्टर्स आपके पास में निकल कर आते हैं। और हमारे पास कमोडिटी जो गुड्स और सर्विसेज आपने बनाई उसके प्राइस कैसे फिक्स होंगे, डिमांड और सप्लाई की फोर्सेज जहां इंटैक्ट करेंगी वहां हमारे पास क्या हो जाएंगे, प्राइस फिक्स हो जाएगा।
तो ये फ्री फ्लो होता है आपके पास में, क्योंकि इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, जैसे इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो प्राइस फिक्स करने की फिक्सेशन है एक इंडस्ट्री के पास में, एक फैक्ट्री के पास में अपने प्रोडक्ट की। इसी तरीके से जो कंज्यूमर है वो उसकी डिमांड करता है प्राइस पर, तो उसके बेस पे उस प्रोडक्ट की प्राइस क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है। नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। लेकिन थ्योरी ऑफ प्राइसिंग का जो टॉपिक रहेगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक रहेगा, क्योंकि हम एक इंडिविजुअल फर्म के गुड्स की प्राइस फिक्स कर रहे होते हैं। हिंदी में देखिए मूल्य का सिद्धांत यह अध्ययन करता है कि वस्तु बाजार में वस्तु की कीमत कैसे निर्धारित होती है। जैसे मैं बता रहा हूँ कि आपकी वस्तु की कीमत किसी वस्तु की डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस के द्वारा, यानी कि उसकी मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा निर्धारित की जाती है। और कारक बाजार में जो जैसे कि बताया कि 4 तरह के कारक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। जमीन आपका पास में हो जाती है, लेबर यानी कि लेबर कर्मचारी हो जाते हैं, और आपका धन पूंजी हो जाती है, और आपके पास में एंटरप्रेन्योर यानी कि व्यवसायकर्ता जो आपके पास सभी प्रसाधनों को इकट्ठा कर रिस्क लेकर वर्किंग करता है, फोर्थ फैक्टर वो हो जाता है। तो ये फैक्टर क्या करते हैं, इनकी कीमत कैसे फिक्स की जाती है, इनकी डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस इनकी भी कीमत को फिक्स कर रही होती है। तो हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के तीनों टॉपिक डिस्कस कर दिए, थ्योरी ऑफ प्राइस, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर। 3 टॉपिक जो हैं हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स में कवर होते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स जैसे हमने बताया कि एक ग्रुप के बारे में स्टडी करता है, और यहाँ हम क्या कर रहे हैं, पूरी इकोनॉमी पूरी कंट्री के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ इंडियन इकोनॉमी की बात करेंगे, उसकी प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। Macroeconomics is the branch of economics, studies the economic problem relating to the economy as a whole। जैसे कि पूरी इकोनॉमी की प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस विश्लेषण करें, उसके प्रॉब्लम को फाइंड आउट करें और उसके सोल्यूशन को निकालें, तो हम उसे क्या बोलेंगे, इकोनॉमी एज ए होल मैक्रो इकोनॉमिक्स के इश्यूज में काउंट करेंगे। जैसे कि लेवल ऑफ आउटपुट, अगर हम बात करें जो 22-23 के अंदर जो हमारे पास नेशनल इनकम के इश्यूज निकल कर आए, तो ये टॉपिक इसमें कवर हो जाएगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स में पूरे देश में क्या प्रोडक्शन हमारा रहा, अनएम्प्लॉयमेंट इज द मेन इकोनॉमिक इश्यू, और हमारे देश में कितने लोग जो काम करना चाह रहे थे, क्या उनको काम मिल पाया या नहीं मिल पाया है, वो अपने पास जॉब अचीव कर पाए। तो ये सारी की सारी बातें किसमें चली जाएंगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स के इश्यूज में कन्वर्ट हो जाएंगी। जब पूरे देश पर के लेवल पर हम क्या कर रहे हैं, कंट्री के लेवल पर किसी प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं, तो उसको हम उस टॉपिक को हम किसमें कवर करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर डिस्कस कर रहे होते हैं। हिंदी मीडियम के बच्चे देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो समग्र रूप से अर्थव्यवस्था से संबंधित है, आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करती है। क्योंकि हमारी आर्थिक समस्याएं क्या है, उत्पादन की समस्याएं हैं, रोजगार की समस्याएं हैं, हमारे पास में प्रोडक्शन कितना हो, नेशनल इनकम कितनी रहे हमारे पास। क्योंकि देखो उत्पादन जो करते हैं इसको फिजिकल वे में काउंट कर रहे होते हैं हम, और सर्विसेज जो दी हमें उसको रियल टाइम में एनालाइज करते हैं, और इसकी मॉनेटरी वैल्यू की बात करें, गुड्स एंड सर्विसेज जो हमने प्रोड्यूस किया इन एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर, एक उत्पादन वर्ष ईयर के अंदर, तो उसकी मॉनेटरी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम में काउंट कर रहे होते हैं। और रोजगार की जो स्तर है, हमारे पास जो व्यक्ति काम करना चाह रहे हैं, क्या उनको काम मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा, ये हमारे क्या है, नेशनल लेवल की यानी कि इकोनॉमिक मैक्रो लेवल की इकोनॉमिक इश्यूज है। इसको मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस करेंगे। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या कर रहा है, पूरे देश के लेवल पर प्रॉब्लम्स को, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहा है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्लियरिटी हो गई। और माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, एक व्यक्ति या फिर एक बिजनेसमैन के लेवल पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम को डिस्कस करता है, तो मैक्रो इकोनॉमिक के इश्यूज हो गए। अब हम इसके एरिया को कवर करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या कंसेप्ट आएंगे आपके। फर्स्ट वन है थ्योरी रिलेटेड टू द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये कहता है कि ये उस लेवल को फाइंड आउट करता है कि कितने लेवल का हम पूरे देश में प्रोडक्शन करें ताकि सभी जनों को क्या मिल जाए, काम मिल जाए। यानी कि हमारे पास सभी लोगों को काम मिल जाएगा, तो उसको कहाँ इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होता है, वो जहां पर हमारी एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड होती है। यानी कि एग्रीगेट सप्लाई का मतलब पूरे देश के लोग मिलकर जो प्रोडक्शन करेंगे, जो प्रोड्यूसर सभी मिलकर प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो सारा का सारा प्रोडक्शन किसके इक्वल हो जाए, एग्रीगेट डिमांड। यानी कि हमारे देश के जितने भी व्यक्ति हैं, गवर्नमेंट है, सभी मिलकर जो डिमांड जनरेट करेंगे, जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कर रहे हैं, जब ये दोनों कंडीशन एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के इक्विवेलेंट हो जाएगी, तो हमारे पास लेवल ऑफ आउटपुट और लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी क्या हो जाएगा, इक्वलाइज हो जाएगा। तो कहते हैं किस लेवल पर ये, इसको डिस्कस करने की जो थ्योरी है वो किसमें कवर हो जाएगी आपके पास में, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। हिंदी मीडियम के बच्चे देखो, आउटपुट और रोजगार के संतुलन स्तर से
का सिद्धांत। यह सिद्धांत अध्ययन करता है कि हमारे पास हिंदी मीडियम में एग्रीगेट सप्लाई को समग्र पूर्ति कहते हैं और हमारे पास जो एग्रीगेट डिमांड है इसको समग्र मांग कहते हैं। तो एग्रीगेट सप्लाई कैसे बनेगी? जो हमारे पूरे देश ने मिलकर जो प्रोड्यूसर्स हैं, उत्पादक हैं, उन्होंने जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया, वो गुड और सर्विसेज क्या हो जाए, हमारे इकोनॉमी में जो उपभोक्ता गुड एंड सर्विसेज की डिमांड कर रहे हैं, अगर उसके इक्विवेलेंट हो जाती है, तो इसका अध्ययन करना के लिए जो सिद्धांत बनाया है आउटपुट रोजगार का संतुलन का सिद्धांत, ये हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट रहेगा। सेकंड जो बात कर रहे हैं, थ्योरी रिलेटिंग टू द इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप इन इकोनॉमी। अब इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है? इन्फ्लेशनरी गैप जैसे नाम से क्लियर हो रहा है कि हमारे पास जब फुल एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, इट स्टडीज हाउ डिपार्चर फ्रॉम फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम आउटपुट कॉजेज इन्फ्लेशनरी गैप एंड डिफ्लेशनरी गैप। अगर फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो आपके पास में क्या रहेगा? या तो इन्फ्लेशनरी गैप आएगा या फिर डिफ्लेशनरी गैप आएगा। अगर मान लीजिए गुड एंड सर्विसेज की डिमांड, जो हम ऊपर कंसेप्ट कर कर आ रहे हैं एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड का, अगर हमारी सप्लाई साइड क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी और डिमांड रह जाएगी कम, क्योंकि हमारे पास सभी व्यक्ति काम नहीं कर पा रहे, तो उस कंडीशन में क्या आएगा? आपके गुड एंड सर्विसेज की प्राइस डाउन होती चली जाएगी और डिफ्लेशनरी गैप के ट्रैप में हमारी इकोनॉमी फंस जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए गुड एंड सर्विसेज की डिमांड ज़्यादा होती चली गई और हमारे पास में साधन नहीं है उनको पूरा करने के लिए, डिमांड को पूरा करने के लिए, तो उस कंडीशन में एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाएगी इन कंपैरिजन टू एग्रीगेट सप्लाई, और उस कंडीशन में क्या होगा? हमारी जो इकोनॉमी होगी इन्फ्लेशनरी गैप में के ट्रैप में फॉल कर जाएगी। हिंदी मीडियम के बच्चे देख लीजिए, अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति व अपस्फीति अंतराल से संबंधित सिद्धांत यह अध्ययन करता है कि कैसे पूर्ण रोजगार के संतुलन उत्पादन से विचलन मुद्रास्फीति अंतर या फिर अपस्फीति का कारण बनता है। क्योंकि पूर्ण रोजगार होगा तब तो हमारे पास में कोई प्रॉब्लम अराइज होगी ही नहीं। लेकिन जब क्या हो, अंडर एम्प्लॉयमेंट, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, पूर्ण रोजगार के स्तर से कम लेवल पर रोजगार उत्पन्न करेंगे या फिर ज्यादा लेवल पर उत्पन्न करेंगे, ज्यादा रोजगार उत्पन्न हो जाए, व्यक्ति काम करना चाहते हैं लेकिन काम नहीं मिल रहा, तो फिर क्या होगा? एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी और हम क्या होंगे? जो समग्र मांग है कम हो जाएगी और हम अपस्फीति के जाल में फंस जाएंगे पूरी इकोनॉमी उस कंडीशन में। लेकिन अगर मान लीजिए हमारे पास में एग्रीगेट सप्लाई जो है, जो डिमांड जो है, एग्रीगेट डिमांड समग्र मांग अगर वो ज़्यादा हो जाती है और हमारे पास हम उतना प्रोडक्शन हमारी इकोनॉमी नहीं कर पा रही, क्योंकि हमारे पास में जो साधन थे वो पूरी तरह से काम पर लगे हुए थे, अब उससे ज़्यादा साधन हम और काम पर नहीं लगा पा रहे, तो उस कंडीशन में फिर क्या होगा? हमारी इकोनॉमी जो होगी मुद्रास्फीति अंतराल पर के जाल में फंस जाएगी। मुद्रास्फीति का मतलब होता है कि हमारे पास जो गुड्स और सर्विसेज हम बना रहे हैं उनके प्राइजेस क्या हो जाएंगे? रेज होने स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर वो है थ्योरी ऑफ मल्टीप्लायर। ये पॉइंट नंबर 3 है, गलती से 2 लगाया हुआ है। तो 2 पॉइंट हमारे हो गए, थ्योरी ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, मैक्रो लेवल का कंसेप्ट है। थ्योरी रिलेटेड टू द इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप, ये भी मैक्रो लेवल का कंसेप्ट है। थ्योरी ऑफ मल्टीप्लायर के बारे में देख रहे हैं। इट एनालाइजेस द प्रोसेस ऑफ इनकम जनरेशन ओइंग टू द इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। ये बताता है कि हम कितना खर्चा या कितना इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में करें जिससे कि इनकम हमारी जनरेट हो जाए। तो इस चीज को एनालाइज करके चलता है। इसको हम हिंदी में बोलते हैं गुणांक का सिद्धांत। अर्थव्यवस्था में निवेश के कारण आय के सृजन का विश्लेषण करता है। हर बिजनेसमैन ये सोचकर चलता है कि अगर मैं इतनी मनी किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इतना धन लगा रहा हूँ, तो उस धन को लगाने से मुझे कितने समय में कितनी कितनी अर्निंग प्राप्त होती रहेगी, या अर्निंग प्राप्त करने में मुझे कितना समय लगेगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं? गुणांक का सिद्धांत। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। क्योंकि फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी जो होता है हमारे पास में, किसी देश में इन्फ्लेशनरी जो डिफ्लेशनरी गैप आ जाता है तो उसको ठीक करने के लिए हमारी गवर्नमेंट क्या करती है? पॉलिसीज बनाती है। हमारी देश में पॉलिसीज बनाने का जो काम है वो मेनली आरबीआई यानी सेंट्रल बैंक कर रहा होता है। वो क्या करता है? बजटरी मेजर लगाता है मॉनेटरी पॉलिसीज के थ्रू या फिर फिजिकल पॉलिसीज के थ्रू, ताकि क्या हो, अगर इन्फ्लेशन आ गया, प्राइसेस ज़्यादा हो रही है तो उसको कम किया जा सके, और डिफ्लेशन आ गया तो प्राइसेस चीज को रेज करने के लिए वर्किंग की जा सके। हिंदी वीडियो के देखो, राजकोषीय मौद्रिक नीतियां, ये क्रमशः बजटीय उपाय या मौद्रिक उपायों से संबंधित है जो मुद्रास्फीति यानी कि आपकी महंगाई को और या अपस्फीति
या फिर मंदी की स्थिति को ठीक करने के लिए प्रयोग की जाती है। और टॉपिक कहाँ हो गया, ये भी आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका मनी सप्लाई एंड क्रेडिट कंडीशंस, क्योंकि मनी सप्लाई हमारे पास में पूरे देश के अंदर जो करेंसी की सप्लाई की हुई है, ये मनी सप्लाई में काउंट होती है। और क्रेडिट क्रिएशन और बैंक्स के द्वारा जो उधार दिया जाता है बिजनेसमैन को या फिर कंज्यूमर्स को गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करने के लिए, वो क्रेडिट क्रिएशन का पार्ट दोनों के दोनों हमारे मनी सप्लाई में काउंट हो रहे हैं। तो इट स्टडीज द कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई एंड हाउ द कमर्शियल बैंक ऐड टू द मनी सप्लाई थ्रू क्रेडिट क्रिएशन। तो ये देखता है कि हमारे पास पूरे देश में कितनी मनी करेंसी इश्यू की हुई है, जो आरबीआई ने इश्यू की है हमारे बैंक के इंडिया के कंटेंट में, और बैंकों ने कितना रुपए उधार दे रखा है बिजनेसमैन को और कमर्शियल को, उसको स्टडी करना भी क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट में आता है। हिंदी मीडियम के बच्चे देखिए मुद्रा आपूर्ति तथा निर्माण, क्योंकि हमारे पास मुद्रा की आपूर्ति क्या है, आरबीआई करता है और हमारा बैंकिंग सिस्टम कर रहा होता है। तो बैंकिंग सिस्टम और आरबीआई मिलकर किस तरीके से इस प्रोड्यूसर्स को, क्योंकि आरबीआई तो डायरेक्टली बिजनेसमैन को पैसे उधार नहीं देता, वो बैंकिंग सिस्टम्स के थ्रू क्या कर रहा होता है, मनी को उधार दिलवाता है किसको, प्रोड्यूसर्स को, ताकि प्रोड्यूसर क्या कर सके, गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन कर सके। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट हो गया कि कितने पैसे हमने प्रोड्यूसर को किस लेवल पे उधार देने हैं। प्राइमरी सेक्टर को बूस्टअप गवर्नमेंट करने की सोच रही है, तो प्राइमरी सेक्टर पे के लिए आप लैंडिंग कितनी देंगे, सेकेंडरी सेक्टर को कितनी लैंडिंग देंगे, या फिर टर्शियरी सेक्टर को कितनी लैंडिंग दी जाएगी। तो अलग अलग मेजरमेंट है, इसका अध्ययन करना क्या है आपके पास मनी और सप्लाई क्रिएशन में आएगा। फिर 6th पॉइंट के अंदर हमारे पास रहेगा गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट में क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या कर रही होती है, पूरे 1 ईयर्स के लिए जो आने वाला समय होता है उसके लिए बजट बनाती है कि हम कहाँ कहाँ खर्च करेंगे और कहाँ कहाँ से हमारे पास अर्निंग आएगी। और अगर हमारे पास में हमारे एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और इनकम कम है तो हम बजट डेफिसिट हो जाता है हमारे पास में। तो गवर्नमेंट बजट पूरे देश के लिए बनता है, तो इसीलिए क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक रहेगा। हम यहाँ पर शॉर्ट में करेंगे क्योंकि ज़्यादा करने का समय नहीं है। और सरकारी बजट हिंदी मीडियम के बच्चे देख लीजिए, ये बजट ये घाटे के माप तथा प्रभाव को विकसित करता है कि पूरे देश के लिए बनाया जाता है। और गवर्नमेंट क्या करती है, 1 साल के समय के लिए बनाती है। तो इसमें 2 सालों का डिस्कशन दिया जाता है गवर्नमेंट बजट में। एक तो साल जो चला गया उसके अंदर गवर्नमेंट ये फिक्स करती है भी इस पिछले साल के अंदर हमने ये खर्चे किए थे, और आने वाले समय 1 साल के लिए फाइनेंशियल ईयर जो होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, उसके लिए सरकार अपने खर्चों का या फिर अपनी इनकम का विवरण तैयार करती है भी हम इस आने वाले साल के अंदर ये खर्चे करेंगे और ये इनकम रहेगी। अगर हमारी इनकम ज़्यादा है तो हमारा सरप्लस बजट होगा, अधिक के बजट होगा, और अगर हमारी इनकम कम है तो फिर घाटे का बजट हमारे पास में रहेगा। ये टॉपिक हमारा नंबर 6 हो गया। नंबर 7 पे देखते हैं एक्सचेंज रेट एंड बीओपी, क्योंकि एक्सचेंज रेट का मतलब होता है हमारे एक देश की करेंसी का दूसरे देश की करेंसी के प्रति वैल्यू। जैसे कि हमारी करेंसी क्या है, डॉलर के में हम एक्सप्रेस करते हैं, तो आज जो हमारी डॉलर की जो प्राइस चल रही है और नियर अबाउट 83 रुपीज़ के आसपास चल रही है। तो डॉलर के साथ में वो प्राइस फिक्स कर रहा होता है कि हमारी करेंसी की वैल्यू दूसरी देश की करेंसी के साथ में कितनी है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्सचेंज रेट। या फिर हम ये कह सकते हैं एक देश की करेंसी की वैल्यू दूसरे देश की करेंसी के साथ कितनी होती है, तो क्या कहलाती है, एक्सचेंज रेट कहलाती है। और ये टॉपिक क्योंकि पूरे देश पे लेवल पे हो रहा है, तो इसलिए इसको एक्सचेंज रेट को भी किस में काउंट करना है, हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक में काउंट करना है। इसके बाद है बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, क्योंकि एक इकोनॉमी जैसे मैंने बताया वो दूसरे रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ में ट्रेड करती है या उसकी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होती हैं। तो इन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस के थ्रू या तो वो कंट्री क्या कर रही होती है, दूसरी कंट्री से कुछ ना कुछ मनी लेने की कंडीशन में होती है या फिर देने की कंडीशन में होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ट्रेड के अलावा हमारे पास में क्या कर सकते हैं, दूसरी कंट्रीज को लोन भी दे सकते हैं, दूसरी कंट्री से कोई ना कोई ग्रांट्स रिसीव भी कर सकते हैं, कोई हमारे को हेल्प भी हो सकती है इकोनॉमिक दूसरी कंट्रीज के थ्रू। तो इसमें ट्रेड भी आ जाता है, हेल्प भी आ जाती है, या फिर हम क्या कर सकते हैं कोई लोन वगैरह ग्रांट वगैरह लिया है तो वो सारी चीजें मिलाने के बाद में एक कंट्री दूसरी कंट्री को या तो कुछ ना कुछ मनी देने के लिए लायबल होती है या फिर कुछ ना कुछ मनी रिसीव करने के लिए लायबल होती है। तो जो हमारा नेट रिजल्ट निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट।
और क्योंकि पूरे देश के लेवल पर हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए ये भी हमारे पास में क्या हो जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक का टॉपिक हो जाएगा। हिंदी मीडियम के बच्चे देखो, विनिमय दर व बीओपी यह विश्लेषण करता है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाजार में विनिमय दरें कैसे निर्धारित की जाए। जैसे कि मैंने बताया कि एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी के रूप में वैल्यू करना या उसका मूल्य निकालना ही क्या है, विनिमय दर होता है। तो ये पूरे देश के लेवल पे है, इसलिए क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक का टॉपिक है। और बीओपी क्या होता है, एक देश जब दूसरे देश के साथ व्यवहार करता है, कोई लोन लेता है, कोई सामान या सर्विसेज को बेचता है और उससे बाय करता है, क्योंकि हमारे देश के लोग दूसरे देश से बाय भी कर रहे होते हैं, तो वो जब बाय कर रहे हैं तो नेट रिजल्ट निकलता है। तो हमारे पास या तो हमने दूसरे देश के पैसे देने निकलेंगे या फिर लेने निकल रहे हैं। तो जो नेट रिजल्ट निकल कर आता है उसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। और पूरे देश के लेवल पर इसको डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए ये क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। आई थिंक आपको ये लेक्चर आज का समझ में आ गया। इसमें जो मेन क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं, एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू बता दूं। हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इसके कंपोनेंट क्या है। हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो कंपोनेंट करे वो कंपोनेंट आपके हैं 8, और जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के कंपोनेंट हैं वो हैं 3 कंपोनेंट कौन कौन से थे, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर, थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर, थ्योरी ऑफ प्राइस। और मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंपोनेंट के बारे में देखें तो मैं थोड़ा सा बता दूं, ये क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, इनको मिक्स करके वो पूछ सकते हैं। पहला है थ्योरी रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप इन द इकोनॉमी। नेक्स्ट रहेगा थ्योरी ऑफ मल्टीप्लायर, थोड़ा थोड़ा इनको समझते रहिए। फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी एंड मनी सप्लाई एंड क्रेडिट क्रिएशन एंड गवर्नमेंट बजट। तो ये टॉपिक किस के अंदर फॉल कर रहे हैं, किसके दायरे में आ रहे हैं, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के दायरे में आ रहे हैं। ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो इसकी एमसीक्यू सीरीज हम आपकी डिमांड पे स्टार्ट करेंगे अगर आप कहेंगे तो। एक्सचेंज रेट हमने डिस्कस कर लिया, 8 पॉइंट तक ये था। और स्टूडेंट्स, तो लेक्चर हमारा आज का ओवर हो रहा है। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट में जरूर बताएं ताकि हम अपने लेक्चर को इम्प्रूव कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। ओके।